हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल विधि शास्त्र में। आज मैं रवि झा आपके साथ किसी लीगल पॉइंट के ऊपर कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं आया हूं, ना ही आपके साथ मैं किसी सिविल जज या एपीओ के एग्जाम के सिलेबस को लेकर कोई बात करने के लिए आया हूं। मेरे पास काफ़ी समय से कुछ क्वेरीज आ रही थी, जहां पर आमतौर पर जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं या आमतौर पर जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति का नाम एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ लिस्ट में आता है तो उसके बाद का सफर क्या होता है। अगर हम YouTube पे देखें तो YouTube के ऊपर आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके अंदर चाहे हम यूपी पीसीएसजे की बात करें, बिहार पीसीएसजे की बात करें, झारखंड पीसीएसजे की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जिसके अंदर लॉ एज ए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो ओवरऑल उसका पूरा का पूरा सिलेबस क्या है वो आपको जानकारी में मिलेगा। प्री की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको भी लेकर हर चैनल कहीं ना कहीं विस्तार पूर्वक बात करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति का नाम एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आता है, उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसका पूरा ऑरा या उसका दायरा परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर यही तो वो दिन है जिसके लिए आमतौर पर हर जुडिशियल एस्पिरेंट वो अपना नाम ढूंढने की कोशिश करता है उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में, और जहां पर एक पल के लिए ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपकी क्या रैंक आई है, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरा नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। अगर हम 2 सालों की बात करें तो अभी हाल ही में यूपी पीसीएसजे का रिजल्ट आया, उससे थोड़े समय पहले बिहार पीसीएसजे का रिजल्ट आया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या, उसके आने के बाद का सफर क्या होता है, आमतौर पर उसके बारे में मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करूंगा। और आज जिस स्टेट को लेकर मैं फोकस हूं वो स्टेट है आपका बिहार। आपने देखा होगा अभी ज्यादा नहीं, आज से ठीक 1 साल पहले बिहार पीसीएसजे का रिजल्ट आया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी एक फ्रेंड, या आप उनको मुंह बोली बहन कह लीजिए, उनका नाम भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में जब मैंने देखा, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, और तुरंत मैंने इमीडिएट उनको कॉल किया। मुझे आज भी पल याद है कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आंसू खुशी के थे, उस सपने के थे जिस सपने को ना सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि उनके पूरे परिवार ने देखा। अब सवाल यह आता है कि उसके बाद का सफर क्या होता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात करते हैं, तो जब एक व्यक्ति अपना प्री एग्जाम क्वालिफाई करता है तो जाहिर सी बात है उसको मेंस के लिए कॉल आउट होगा, मेंस का एग्जाम देगा। जब मेंस का एग्जाम वो क्वालिफाई कर लेता है, जाहिर सी बात है इंटरव्यू के लिए उसकी कॉल होगी। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आता है तो आमतौर पे जो भी उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है उस लिस्ट में उसका नाम उसको देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें तो आमतौर पे इनका जो रेशियो है वो थोड़ा 1:3 का हो सकता है, 1:4 का हो सकता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर और उनके क्वालिफिकेशंस के ऊपर। समटाइम्स ये ऊपर नीचे थोड़ा सा वैरी कर सकता है, ये पूरा का पूरा आपका स्टेट डिसाइड करता है। लेकिन आमतौर पे जब एक व्यक्ति का नाम, या अगर मैं कहूं कि आमतौर पे जब एक भावी जज का नाम उस पीडीएफ की लिस्ट में आता है, तो उसके बाद की जब हम प्रक्रिया देखते हैं तो सबसे पहले उनका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहता है, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हम उसको परमानेंट एड्रेस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, उस एड्रेस पर उनके पास एक वेरिफिकेशन लेटर आता है। उस वेरिफिकेशन लेटर में साफ तौर पे कहा जाता है कि इस दिन आपको बिहार सचिवालय में आना है, आपने हर वो दस्तावेज जो आपने मेंस के टाइम पे सबमिट किए थे उन दस्तावेजों की एक सेट फोटोकॉपी लेकर आपको आना है। वेरिफिकेशन लेटर बेसिकली आपको एक प्रकार का इन्विटेशन देता है कि आप इस दिन इस समय के दौरान आप बिहार सचिवालय आ जाइए। आमतौर पे अगर मैं गलत नहीं हूं उसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की संज्ञा दी जाती है, GAD की संज्ञा दी जाती है। वहां पर आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट करा लिया जाता है। उसके बाद जब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को देख लिया जाता है, उसको वेरीफाई कर लिया जाता है, तो उसके बाद आपका एक लेटर इशू होता है जिसको कि आमतौर पे हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं। ये लेटर आमतौर पे आपको राज्य के गवर्नर की तरफ से इशू किया जाता है, यानी कि राज्य के राज्यपाल की तरफ से। जब आमतौर पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, उसके बाद हाईकोर्ट की एक स्टैंडिंग कमेटी बैठती है। उस स्टैंडिंग कमेटी में डिसाइड किया जाता है कि रैंक वाइज किस व्यक्ति की हमें कहां पर पोस्टिंग देनी है, और उसके बाद जब कमेटी का जो भी डिसीजन आता है, आमतौर पे उस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कैंडिडेट की पूरे नाम, उनको कौन सा जिला अलॉट किया गया है, इसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट अपलोड कर देता है, और उसके साथ ही साथ वो बता देता है कि आपको किस डेट को जाकर कहां पर रिपोर्ट करना है। अब इन सब के बीच में एक वर्ड आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो आमतौर पे अगर हम बिहार सिविल जज की बात करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन आपके ज्वाइनिंग से पहले भी हो सकता है,
ज्वाइनिंग के दौरान भी हो सकता है या ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकता है। इसको लेकर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो एक प्रोसीजर है जो आमतौर पे कंप्लीट करना है विभाग को, और विभाग अपने हिसाब से उसको करता है। तो आमतौर पे हमने यहाँ पर देखा कि पहले आपके पास एक वेरिफिकेशन लेटर आएगा, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है गवर्नर की तरफ से, उसके बाद पोस्टिंग लेटर में पूरा का पूरा हाईकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है, और आमतौर पे उसी के माध्यम से आपको जिला अलॉट होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको जिला अलॉट हो गया, अब बिहार में जितने भी जिले हैं, जाहिर सी बात है अगर 300 कैंडिडेट हैं तो सबको एक जिला तो नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग जिले मिलेंगे। उस लेटर में साफ तौर पे आपके नाम के आगे लिखा जाएगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, साथ ही साथ आपको यह भी लिखा जाएगा कि किस डेट को आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। अब आमतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है उस दिन आप वहां पर जाएंगे, आपके साथ जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर वो आपके साथ रहेगा। उसके अलावा हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जो पीडीएफ अपलोड की गई थी उसकी कॉपी भी आपको निकालनी है। इसके साथ ही साथ एक सेट फोटोकॉपी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी फोटोकॉपी वो भी आपको लेकर जानी रहती है एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। अब अगर हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो ज्वाइनिंग के यहाँ पर 2 स्टेज होते हैं, एक कहलाता है आपका फर्स्ट हाफ, दूसरा कहलाता है आपका सेकंड हाफ। आमतौर पे अगर हम इसको कहें बिफोर नून और आफ्टर नून, बिफोर नून का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है, एक प्रकार से ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है, और सेकंड हाफ में आप वहां पे चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं। अगर हम इसके आगे की बात को देखते हैं तो आमतौर पे जब आप अपना शहर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं तो आप कहां पर रहेंगे, क्योंकि अब आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं। आप किसी भी होटल में या किसी भी ऐसी जगह पर स्टे आप करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे मेरी इमेज, मेरी प्रेस्टीज पर क्या उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंडर दी सर्विलेंस आ जाते हैं 24/7। आपको हर व्यक्ति के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है, ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। तो वहां पे द मोमेंट आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर यह देखा जाता है कि क्या कोई अकोमोडेशन खाली है, क्या कोई सरकारी आवास खाली है, और अगर खाली होता है तो उसी वक्त उसके अंदर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, आप वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर खाली नहीं है आप कोई भी रेंटेड अकोमोडेशन देख सकते हैं, और उसका जो भी किराया होता है आमतौर पे बिहार सरकार की तरफ से उसको वहन किया जाता है। वो आपका जो भी एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, उसके अंदर वो डिसाइड होता है। अब सवाल ये होता है कि एचआरए कितना होता है, तो देखिए एचआरए का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 7.5% आपका एचआरए जाएगा। अब मान लीजिए कि कई सिटीज ऐसी हैं जहां पर किराया बहुत महंगा है, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी। तो अगर मान लीजिए किराया आपका 7.5% से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या इसका मतलब क्या रिम्बर्स वो नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन ये नहीं कि आपकी सैलरी बेसिक है 77,840 और आप 70 लाख महीने का किराया वाला कोई बंगला आप ले लीजिए तो उसके लिए गवर्नमेंट खुद अपने हाथ को जोड़ लेती है। अब यहां पे देखा यह जाता है कि अगर अकोमोडेशन खाली है तो वो अकोमोडेशन आपको दे दिया जाएगा, अगर अकोमोडेशन खाली नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई रेंटेड अकोमोडेशन आप देख लेते हैं, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं होता है तो हर जगह पर एक सर्किट हाउस होता है। उस सर्किट हाउस में आपका अरेंजमेंट किया जाता है तब तक जब तक कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन नहीं दे दिया जाता या आप अपनी तरफ से कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर लेते हैं। अब सबसे खास और महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आती है कि सैलरी, आखिर हम लोग काम किसके लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, और खाना कहां से आएगा, कमाने से आएगा, और कमाने के लिए तो हम लोग इस प्रोफेशन में आए हैं। हालांकि ये प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, अगर मैं इस शब्द को वापस लूं तो इसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। हम एक काम करते हैं, उस काम के बदले में हमें एक सैलरी मिलती है। अगर हम यहाँ पे इसके बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो इनिशियल लेवल पे जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, सपोज करिए आज आपकी 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर को अगर मैं अपना चार्ज रिज्यूम करता हूं या ज्वाइन करता हूं तो उसी दिन से मेरी सैलरी काउंट होनी शुरू हो जाती है, और इनिशियल लेवल पे जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 77,840 रुपया मात्र। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इस बेसिक सैलरी में हम ये मानकर चलते हैं कि जो कि हाईकोर्ट भी आपके इस जो आपका प्रोफाइल है या आपकी जो जॉब है उसको कंफर्म करता है। मान लीजिए कि कंफर्म आपका नहीं होता है तो आजीवन आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो मात्र 77,840 होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके वहां पे पहुंचते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद भी आपका एक इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। जब तक आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हाईकोर्ट आपका कंफर्मेशन नहीं करेगा, और जब कंफर्मेशन नहीं करेगा तो आपको बेसिक सैलरी में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। तो आमतौर पे दिस इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू एटलीस्ट क्वालिफाई द इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है, सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति ने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो हर साल उसका एक इंक्रीमेंट होता है, और जो बेसिक का 3% होता है ये मिनिमम हम मानकर चलते हैं। ठीक है, सपोज करिए
किसी व्यक्ति का आपका 77,840 है, अब इससे कम क्या होगा, यहां से तो आपकी शुरुआत हो रही है। अब उसका कंफर्मेशन हो गया, अगले साल उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो 3% का होगा, तो इसका जो भी 3% होगा वो उसकी सैलरी में एड ऑन होता जाएगा। तो अमूमन हम ये मानकर चलते हैं कि हर साल आपको एक ऑन एन एवरेज 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको एक डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है जो आपकी बेसिक सैलरी का एटलीस्ट 42% होता है। जैसे यूपी में थोड़ा सा कम है, बिहार में अभी 42 है, ये भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे ऊपर ही होगा, नीचे आने का सवाल नहीं होता है। आमतौर पे इसको हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं और ये आपका बनता है 32,692 रुपए। अगर हम 77,840 को कैलकुलेट करें तो इस हिसाब से आपकी जो ओवरऑल सैलरी होती है वो होती है तकरीबन 1,10,532 रुपया। ठीक है, ये तो रहा आपका। लेकिन इसमें भी जो आपका डियरनेस अलाउंस है, जैसे अभी आपका 42% है, अब गवर्नमेंट 4 साल 5 साल पे इसको एक बार इंक्रीज करती है और जब इंक्रीज होगी तो वो भी आपका 4 to 5% ऑलमोस्ट आपका बढ़ जाता है। लेकिन ये आपका बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, इसको अंदर इसको थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद आमतौर पर एक टर्म आपका और आता है, दैट इज कॉल्ड ACT। आमतौर पे हम लोग इसको फाइनेंशियल प्रमोशन के नाम से कंसीडर करते हैं। जब आपकी सर्विस को 5 साल हो जाते हैं, मेरे शब्दों के ऊपर गौर करिएगा, जब आपकी सर्विस को 5 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद जो आपकी बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है वो 77,840 ना होकर वो आपका होता है 92,960 रुपए, यानी कि 92,960 रुपीज। तो जाहिर सी बात है इसी के हिसाब से फिर आपका DA भी होगा और इसी के हिसाब से आपकी सारी चीजें मिलेंगी। और इसी के अलावा अगर हम सीनियर डिवीजन की बात करते हैं तो सीनियर डिवीजन का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसका जो एंट्री लेवल होता है वो तकरीबन होता है आपका 1,11,000 रुपए बेसिक, और जब हम डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक होता है वो होता है 1,44,840 रुपए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपको भत्ते होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, बट वो आपकी सैलरी में एड ऑन होकर नहीं आएंगे, एक्सेप्ट दी वन दैट इज कॉल्ड आपका मेडिकल अलाउंसेस, जो तकरीबन आपका 1,000 रुपए के आसपास होता है, वो आपकी सैलरी में एड ऑन होकर हो पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर बीमार पड़ गया, उसकी फैमिली में कुछ बीमारी आ गई तो 1,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा ना। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती हैं उस हिसाब से वो रिम्बर्स होता है, लेकिन 1,000 रुपए छोटे मोटे सर्दी जुकाम नजला इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट मानकर चलती कि भाई इनको सैलरी में 1,000 और बढ़ा के दो। तो अगर मैं ये कहूं तो ये 77,840 प्लस 32,692 प्लस 1,000, तो ये आपके ओवरऑल सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपको अलग से कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे जिस अकोमोडेशन में आप रहते हैं, अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, उसका जो भी बिजली का बिल आएगा उसका 50% रिम्बर्स गवर्नमेंट करती है। यानी कि अगर 10,000 बिल आया तो 5,000 आप देंगे, 5,000 सरकार पे करेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको न्यूज़पेपर दिया जाता है, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक मैगजीन। उसका जो भी खर्चा आता है, जो भी उसका बिल आता है, वो बिल आप दीजिए, वो आपका रिम्बर्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आमतौर पे उसके लिए आपको 600 रुपए मंथली मिलते हैं, और अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं तो 750 रुपए मंथली आपको मिलते हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल ये आ सकता है कि सर आजकल तो जियो का ऑफर चल रहा है, एयरटेल का ऑफर चल रहा है, तो अगर आप उन ऑफर को देखेंगे 84 डेज या 90 डेज का, तो वो भी लगभग 699-700 का प्लान होता है, फिर भी यहाँ पे आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। मेडिकल अलाउंसेस क्या है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि आप किसी जुडिशियल ऑफिसर के चैम्बर में गए, वो आपका नोन है, आपका रिलेटिव है, तो जाहिर सी बात है आपको चाय नाश्ता कराएगा, हाल चाल पूछेगा, पानी वगैरह पिलाएगा, तो उसके लिए भी इनको अलग से एक स्वागत भत्ता दिया जाता है, जिसका अमाउंट जो होता है लगभग 1,500 रुपए महीने का होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सैलरी के साथ साथ अलग रूप में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पर आपकी सैलरी बेसिक प्लस DA का जो भी 10% होता है वो आपका NPS में जाता है। आपकी सैलरी के ऊपर TDS भी लगता है, जो मोस्टली हर मंथ आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैजुअल लीव भी मिलती है। अगर आपका 6 डेज वर्किंग है तो आमतौर पे आपको 16 कैजुअल लीव मिलेगी एक साल में। अगर आपका 5 डेज वर्किंग है तो आपको टोटल 14 कैजुअल लीव मिलती है, और अगर आपका 4 डेज वर्किंग है तो लगभग आपको 12 कैजुअल लीव मिलती है। इसके अलावा एक साल के अंदर आपको 3 करंट लीव भी मिलती है। अब सवाल यह आता है कि करंट लीव क्या होती है, तो अगर मैं ये कहूं कि आपका ये कहलाता है वर्क फ्रॉम होम। अब सपोज करिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इतनी भी खराब नहीं है कि आप काम ना कर पा रहे हैं, तो आमतौर पे आप अपने घर से बैठ के काम को कर सकते हैं, लेकिन साल में से 3 बार आप उस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करते हैं तो उनको महीने में 2 बार स्पेशल लीव उनको दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उसके अंदर फीमेल्स को मैटरनिटी लीव भी प्रोवाइड की जाती है। और अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो बिहार के अंदर आपको पितृत्व अवकाश भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड आपका पैटर्निटी लीव, और ये आपको मिलता है 15 दिन का।
और वो भी बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर अंदर, और वो भी मात्र 2 बच्चों तक। आप सपोज करिए एक व्यक्ति है जो बिहार में एज ए सिविल जज अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, 2 दिन के बाद उनके यहाँ खुशखबरी आ गई कि मुबारक हो जज साहब, आप फादर बन गए, पिता बन गए। अब वो क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे अपने विभाग में और वहां से इकट्ठा उनको 15 दिन मिलेगा। यह नहीं कि 5 दिन आप अभी ले रहे हैं, 5 दिन अगले महीने ले रहे हैं, 5 दिन 3 दिन के बाद ले रहे हैं, ना, एक साथ आपको 15 दिन मिलेगा और ये 2 बच्चों तक मिलता है। तीसरे बच्चों पे आपको उसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी टोटल जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग 12 महीने की होती है। 12 महीने की ट्रेनिंग में अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 महीने आपकी डाइस ट्रेनिंग चलती है, जहां पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बगल में आपकी चेयर लगाई जाती है, उसके साथ आप बैठते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और अपना अन्वेषण करते हैं या अपना ऑब्जर्वेशन मेकआउट करते हैं। दूसरा आपका कहलाता है जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग। आमतौर पे हम लोग उसको इंडक्शन ट्रेनिंग का नाम देते हैं। जैसे यूपी में आपका JTRI लखनऊ में है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा लोग स्टेटस अपडेट करते हैं, दिल्ली में भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में उनकी ट्रेनिंग चलती है। तो आमतौर पे पटना जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग चले या कहीं भी आपकी ट्रेनिंग चले, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इंडक्शन। और 1 साल का पूरा ये दौर होता है, कभी आपको कोर्ट में, कभी आपको ट्रेनिंग सेंटर में, कभी आपको कोर्ट में और कभी आपको ट्रेनिंग सेंटर में। आमतौर पे 1 साल के बाद आपको प्रॉपर कोर्ट मिलती है, ठीक है। और जब कोर्ट आपको मिलती है ना, तो जो पहली डेजिग्नेशन होती है वो आपकी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की। जब उस इंडिपेंडेंट कोर्ट में आपको काम करते हुए 6 महीने हो जाते हैं तो फिर हाईकोर्ट आपकी पोस्ट को कंफर्म करती है और उसके बाद आपको जो पद मिलता है या जो पदवी मिलती है वो मिलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास की, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका बिहार स्टेट का, जहां पे अगर बिहार स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या है वो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कन्वे करना चाहता हूं, या हो सकता है इस वक्त मेरे दिमाग में ना आ रही हो, या हो सकता है ये जो बोर्ड है थोड़ा सा छोटा है, तो सारी चीज़ों को आप इसके अंदर मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरे पास क्वेरीज आएंगी, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, इनके बारे में भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए, तो आमतौर पे ज़रूर मैं इस चैनल के माध्यम के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। क्योंकि आमतौर पे देखिए, हम कभी भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट होता है कि हमारा मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? आप डॉक्टर को देखते हैं तो आपके मन में फीलिंग आती है यार मुझे भी MBBS की तैयारी करनी चाहिए। अभी आप कोई आर्मी से रिलेटेड मूवी देख लें, आपको लगेगा मैं ही अपने आप में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह हूँ, तुरंत आपके साइकोलॉजी के अंदर वो सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो एटलीस्ट जिस फील्ड में आप अपनी सेवाओं को देने के लिए जा रहे हैं, आपका ये अधिकार जानने का है कि उसके लिए क्या पर्क्स होते हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना और आपको भूल गया कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं आप, तो पैदल तो चलेंगे नहीं, बाइक और स्कूटी पे तो चलेंगे नहीं, तो आपके पास जो भी गाड़ी होगी उस गाड़ी के लिए सरकार की तरफ से आपको पेट्रोल भी दिया जाता है। अगर आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आमतौर पे आपको 50 लीटर पेट्रोल मिलेगा, और अगर आप 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 25 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और शायद यही वजह है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जुडिशियल ऑफिसर बनता है तो सबसे पहले वो जो काम करते हैं वो गाड़ी निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? अगर गाड़ी उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए, कंडीशन ये है। अब ये नहीं कि आप अपने मामा की, मौसी की, चाची की, ससुर की, ताया की, ताई की गाड़ी लेके जा रहे हैं और चले गए कि भैया हमारा रिम्बर्स करो, ना। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके नाम पर होना चाहिए, उसके बाद ही उस सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ए स्मॉल ग्लिम्स in which I am trying to discuss with the basics of the PCSJ in context to state of बिहार। आने वाले समय में आपके साथ और भी चीज़ों के ऊपर मुलाकात होगी, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी, और बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से मैं रवि झा आपके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, अभी ज़्यादा नहीं 15 दिन पहले की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस संजय सिंह ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखो भाई, विवाह के लिए विवाह का होना बहुत ही ज़रूरी है, और होने के लिए जो उसकी आवश्यक कंडीशंस हैं जो उसकी आवश्यक शर्तें हैं, जैसे अगर हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो अग्नि के 7 फेरे, आपके रीति रिवाज, उनका होना ज़रूरी है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेके समय समय पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।